एक कहावत है कि किसी भी इंसान को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर का डर ही खत्म हो जाए, क्योंकि इंसान के अंदर से जब एक बार डर खत्म हो जाता है तो फिर वो इंसान किसी भी हद तक कदम उठाने को मजबूर हो जाता है। आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है, जिसकी वजह से एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। लेकिन जब इसकी असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की। लखनऊ का एक इलाका पड़ता है गोल्फ सिटी, और इसी गोल्फ सिटी के फ्लैट नंबर 203 का रहने वाला है ऋषभ सिंह। ऋषभ, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल, जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। ऋषभ की प्रेमिका का नाम है रिया गुप्ता, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल। दरअसल ऋषभ और रिया पिछले 1 साल से लिव इन रिलेशन में रहते हैं। बात कर रहा हूं मैं 17 अगस्त की शाम के लगभग 5 बजे के आसपास की। दरअसल ऋषभ अपने दोस्त अमनजीत को लेकर अपने घर पर पहुंचता है और अपनी प्रेमिका रिया से कहता है कि मेरा दोस्त अमन आया है, उसके लिए चाय बना दो। थोड़ी देर के बाद रिया जब चाय बनाकर लाती है, तीनों काफी देर तक बातचीत करते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर का समय गुजरता है, अचानक आस पड़ोस के लोगों को ऋषभ के घर के अंदर से गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। आस पड़ोस के लोग जब गोली चलने की आवाज सुनते हैं, अपने घरों से बाहर निकलते हैं और ऋषभ के घर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब घर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गेट पर बाहर से ताला लगा हुआ है। आस पड़ोस के लोग जब गेट पर ताला लगा हुआ देखते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि जब गोली चलने की आवाज घर के अंदर से आई है तो गेट पर बाहर से ताला क्यों लगा है। सबको लगता है कि शायद घर के अंदर जरूर कुछ न कुछ हुआ है, इसीलिए लोग इस बात की जानकारी नजदीकी थाने में दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और गेट पर लगे ताले को तोड़कर घर के अंदर प्रवेश करती है। लेकिन पुलिस जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करती है तो घर के अंदर का नजारा देखकर हर कोई चौंक सा जाता है। दरअसल कमरे के अंदर फर्श पर रिया का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। पूरा फर्श खून से लाल हो गया था। पुलिस जब रिया की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके शरीर पर 2 गोलियां लगी हैं, जिसमें से एक गोली उसके सीने पर और दूसरी गोली उसके सर पर लगी है। पुलिस घटनास्थल का काफी बारीकी से मुआयना करती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है। पुलिस सबसे पहले रिया की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस बात की जानकारी रिया के माता पिता को देती है। रिया के पिता का नाम है शिव शक्ति गुप्ता और मां का नाम है गीता गुप्ता, जो लखनऊ कैंट के गोता बाजार के रहने वाले हैं। इधर रिया के माता पिता को जैसे ही मालूम चलता है, दोनों थाने पहुंच जाते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, मेरी बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके प्रेमी ऋषभ ने ही किया है। पुलिस शिव शक्ति की तहरीर पर ऋषभ के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर ऋषभ के नंबर पर फोन करती है। लेकिन अब ऋषभ का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है, जिससे पुलिस को भी पूरा यकीन हो जाता है कि रिया की हत्या ऋषभ ने ही किया है। उसके बाद पुलिस ऋषभ को हर जगह पर ढूंढना शुरू कर देती है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। आखिरकार अगले दिन 18 अगस्त को ऋषभ के बारे में पुलिस को सूचना मिल जाती है। पुलिस को जैसे ही ऋषभ का लोकेशन मिल जाता है,
पुलिस अपनी टीम के साथ लुलु मॉल के बगल पार्क में जाती है और वहां से ऋषभ को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर ऋषभ से रिया की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। ऋषभ भी बिना किसी सख्ती या दबाव के अपना जुर्म कबूल कर लेता है, लेकिन ऋषभ जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। रिया जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, रिया जो दिखने में जितनी खूबसूरत है पढ़ने में भी उतनी ही तेज है, लेकिन जैसे जैसे रिया की उम्र बढ़ती जाती है उसके कई तरह के शौक भी हो जाते हैं। रिया कई सारे लड़कों से दोस्ती ही नहीं करती है बल्कि छोटे छोटे कपड़ों में रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी करती है। रिया जब इस तरह की हरकत करना शुरू करती है उसकी मां गीता को पसंद नहीं आता है, इसीलिए गीता अपनी बेटी को काफी समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन गीता जब रिया को रोक टोक करना शुरू करती है रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। दरअसल रिया अपनी जिंदगी को आजाद पंछी की तरह जीना चाहती है। गीता जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, रिया जब उसकी बात नहीं मानती है, आखिरकार गीता भी अपनी बेटी को उसके हाल पर छोड़ देती है। रिया जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती है कई सारे लड़कों के साथ उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही रिया की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है साल 2019 में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने के लिए जाती है तो उसी कंपनी में रिया की मुलाकात पुष्पेंद्र सिंह बत्रा से होती है। पुष्पेंद्र और रिया की जब मुलाकात होती है दोनों के बीच में दोस्ती ही नहीं होती है बल्कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है आखिरकार रिया और पुष्पेंद्र शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं और जनवरी 2020 में दोनों के घर परिवार वाले दोनों की शादी भी कर देते हैं। लेकिन जैसे ही साल 2020 आता है कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है, जिसकी वजह से पुष्पेंद्र की नौकरी चली जाती है। इधर शादी का लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन शादी के बाद भी रिया के जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है। इधर पुष्पेंद्र अपनी जिंदगी से जंग लड़ रहा था तो रिया शादी के बाद भी अपने ही घर के अंदर से गर्मा गर्म रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती है, जो उसके पति पुष्पेंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। पुष्पेंद्र इसी बात को लेकर रिया को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बावजूद इसके रिया अपने पति की कोई बात नहीं मानती है। जब 1 साल का समय गुजरता है रिया एक बच्ची की माँ भी बन जाती है, लेकिन बच्ची जब इस दुनिया में आ जाती है उसके बाद भी रिया रील्स ही नहीं बनाती है बल्कि कई सारे लोगों के साथ दोस्ती भी करती है और उनसे मुलाकात भी करती है। लेकिन जब कुछ महीने का समय गुजरता है आखिरकार पुष्पेंद्र को यह समझ में आ जाता है कि उसकी पत्नी सुधरने वाली नहीं है। जैसे ही शादी के 2 साल का समय गुजरता है आखिरकार 2 साल के बाद पुष्पेंद्र मजबूर होकर अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। तलाक होने के बाद रिया अपनी बेटी को लेकर अपने मायके आ जाती है और अपनी बेटी को अपने माता पिता के हवाले कर देती है। रिया की माँ उसकी बेटी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर तो ले लेती है, लेकिन तलाक के बावजूद भी रिया के जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है रिया फिर से एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर लेती है। जब उस कंपनी में नौकरी करने के लिए जाती है तो उसी कंपनी में रिया की मुलाकात ऋषभ से होती है। वैसे तो ऋषभ प्रतापगढ़ का रहने वाला है, लेकिन लखनऊ में नौकरी करता है और गोल्फ सिटी के फ्लैट नंबर 203 में रहता है। ऋषभ और रिया की जब मुलाकात होती है दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और फिर दोनों लिविंग रिलेशन में रहने लगते हैं। लेकिन दोनों
जब लिविंग रिलेशन में रहने लगते हैं, रिया अपनी पहली शादी के बारे में ऋषभ से कुछ नहीं बताती है। दोनों जब एक साथ रहने लगते हैं, जब 6 महीने का समय गुजरता है, धीरे धीरे ऋषभ को रिया की सच्चाई मालूम चलने लगती है। दरअसल रिया जब ऋषभ के साथ भी लिविंग रिलेशन में रहती है, इसके बावजूद भी गर्मा गर्म रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट ही नहीं करती है, बल्कि कई सारे लोगों के साथ मुलाकात भी करती है। रिया जो शराब भी पीती है, हालांकि शराब के बारे में जब ऋषभ को मालूम चलता है, इसका विरोध नहीं करता है, क्योंकि ऋषभ भी शराब पीता है। अक्सर ऋषभ और रिया एक साथ ही क्लब में शराब पीने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है, ऋषभ जब रिया के बारे में मालूम करना शुरू करता है, आखिरकार ऋषभ को रिया की सारी सच्चाई मालूम चल जाता है। ऋषभ को जब मालूम चलता है कि रिया शादीशुदा ही नहीं है, बल्कि उसकी एक बेटी भी है, ये जानकर ऋषभ के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। ऋषभ सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार रिया ने उससे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, लेकिन इसके बावजूद भी ऋषभ इस बारे में रिया से कोई बातचीत नहीं करता है, बल्कि उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब रिया को और भी कई सारे लोगों से मुलाकात करते हुए देखता है, ऋषभ को पसंद नहीं आता है। इसीलिए रिया को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बावजूद इसके रिया के अंदर कोई बदलाव नहीं आता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में दूरियां बनना शुरू हो जाता है। जैसे ही दोनों के बीच में दूरियां बनने लगती है, रिया ऋषभ के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है। ऋषभ रिया से कहता है कि मैं तुमसे शादी तो कर लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे परिवार के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन रिया ऋषभ के परिवार के साथ रहने के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन बात तब सबसे ज्यादा बिगड़ जाती है जब 16 अगस्त की रात को रिया ऋषभ को लेकर अपने दोस्त की पार्टी में जाती है। जब पार्टी में पहुंचती है, ज्यादा शराब ही नहीं पीती है, बल्कि अपने दोस्तों के साथ गर्मा गर्म तरीके से डांस भी करने लगती है। ऋषभ उसी पार्टी में रिया को काफी समझाता है, लेकिन रिया उल्टा अपने ही प्रेमी के ऊपर भारी पड़ जाती है। अपने दोस्तों के सामने ही ऋषभ की काफी बेइज्जती कर देती है। देर रात को जब दोनों वापस घर पर आते हैं, इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा तकरार शुरू हो जाता है। जैसे ही दोनों के बीच में झगड़ा तकरार शुरू हो जाता है, रिया ऋषभ से कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि मैं लुलु मॉल में अपना सैलून खोलना चाहती हूँ। जब पैसों की डिमांड करती है, ऋषभ के पास पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए रिया को पैसे नहीं दे पाता है। जब पैसे नहीं दे पाता है, इस वजह से रिया और काफी गुस्से में आ जाती है और उसी रात को ही ऋषभ से शादी करने के लिए कहती है। जब शादी करने की जिद करने लगती है, ऋषभ भी इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही उसे जवाब देता है कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। जैसे ही शादी से इनकार कर देता है, रिया एकदम से गुस्से में आ जाती है और उसे धमकी देने लगती है। रिया उससे कहती है कि तुमने कई महीनों तक मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ किया है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो याद रखना, मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा ही नहीं करूंगी, बल्कि तुम्हें जेल भी भेज दूंगी। रिया ऋषभ को धमकी ही नहीं देती है, बल्कि उसी के सामने अपने वकील के पास फोन करती है और ऋषभ के सामने ही अपने वकील से कहती है कि मैं ऋषभ के ऊपर मुकदमा करना चाहती हूँ,
तुम कोई ऐसा केस बनाओ कि ऋषभ की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। जैसे ही अपने वकील से इस तरह की बातें कहती है, ये सुनकर ऋषभ एकदम से डर जाता है। ऋषभ सोचने लगता है कि अगर एक बार मुकदमा दर्ज हो गया, उसके बाद हर हाल में उसे जेल जाना होगा और उसकी बेल भी नहीं हो पाएगी। इसी बात को लेकर रात के वक्त ही दोनों के बीच में झगड़ा तकरार शुरू हो जाता है। झगड़ा तकरार होने के बाद जब दोनों सोने के लिए जाते हैं, रिया तो गहरी नींद में सो जाती है, लेकिन ऋषभ की आंखों में नींद ही नहीं आती है। जब सुबह होती है, रिया से कोई बात नहीं करता है, बल्कि सीधे अपने दोस्त अमनजीत के पास जाता है और रिया के बारे में अमन से बताता है। अमन ऋषभ को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। लगभग 3 बजे के आसपास ऋषभ अमन को लेकर अपने घर पर पहुंचता है। रिया जब चाय बनाकर लाती है, तीनों बैठकर बातचीत करते हैं। अमन दोनों को काफी देर तक समझाता है। लगभग 2 घंटे तक जब तीनों बातचीत करते हैं, अमन को लगता है कि मामला सुलझ गया है, इसीलिए अमन वहां से चला जाता है। लेकिन अमन जैसे ही ऋषभ के घर से बाहर निकलता है, इधर रिया अमन से कहती है कि ये मामला हम दोनों के बीच का है, तुम अमन को लेकर क्यों आए। इसी बात को लेकर जब दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है, ऋषभ इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अपने पास से रिवॉल्वर को निकालता है और रिया के ऊपर एक पर एक 2 गोलियां चला देता है, जिसमें से एक गोली उसके सीने में, दूसरी गोली उसके सर में लग जाती है, जिसकी वजह से घटना स्थल पर ही रिया की मौत हो जाती है। उसके बाद ऋषभ अपने घर से बाहर निकलता है, गेट पर ताला लगाकर मौके से फरार हो जाता है। वाकई में ऋषभ जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस शिव शक्ति की तहरीर पर ऋषभ को अपनी हिरासत में लेती है। अगले दिन उसे जिला अदालत में पेश करती है, जहां से ऋषभ को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।